बायोमैजिक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स था, तो उसको हम लोग नेचुरल मेथड्स को डिस्क्राइब कर चुके थे। अब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड्स पे आते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड्स में हमने पहले भी बहुत सारे मतलब कि उसके अंदर भी जो क्लासिफिकेशंस थी अलग अलग तरह की, उन सारे क्लासिफिकेशंस को हम लोगों ने पहले से देखा था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल मेथड में। सबसे पहले बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड का काम क्या होता है? बैरियर नाम से पता चल रहा है बैरियर मेथड, तो कहीं ना कहीं ये बैरियर का काम करती है, जो कि फिजिकल मेटिंग से प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट्स फ्रॉम फिजिकल मेटिंग, प्रिवेंट्स फिजिकल मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड द ओवम, फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। और जो स्पर्म और ओवम मीटिंग से बच जा रही है वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगी, यानी वो कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर रही है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले बैरियर मेथड में, तो हमारे पास कंडोम्स आती है। कंडोम्स की बात करें तो किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स। ठीक है, ये इसकी बनी होती है। कंडोम्स की बात करें तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। मेल के लिए भी है, मेल में कवर करती है पेनिस को। ठीक है, जो पॉपुलर मेल कंडोम है, पॉपुलर मेल कंडोम, मोस्ट पॉपुलर निरोध एक हाई लेवल का ब्रांड है। ठीक है, अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी कंडोम होती है, लेकिन यहाँ फीमेल में जो कवर करती है वो कवर करती है सर्विक्स प्लस वजाइना। सर्विक्स और वजाइना दोनों को कवर करती है। लेकिन फीमेल के लिए कंडोम के अलावा और भी चीज़ आती है, जैसे कि डायफ्राम, ये भी बैरियर है। डायफ्राम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप्स। डायफ्राम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप्स। इसकी बात करें तो ये जो बनी होती है ये आपको रबर की बनी होती है और कवर्स ओनली सर्विक्स। तो कहीं ना कहीं जो कंडोम होती है फीमेल की, उसमें डिफरेंस क्या है कि डायफ्राम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप्स वो भी रबर की बनी होती है, लेकिन ये सिर्फ कवर्स करती है सर्विक्स को। ठीक है, अब आगे आते हैं, जैसे आते हैं हम लोग पिल्स के ऊपर। पिल्स, जो पिल्स होती है मेनली प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन्स। लेकिन एस्ट्रोजन भी कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन के साथ कंपोजिशन में होता है। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, इसकी भी बनी होती है प्रोजेस्टेरॉन। या तो मेनली प्रोजेस्टेरॉन होगी, लेकिन कभी कभी ये भी होती है। ठीक है, पिल्स की बात करें तो फंक्शंस की, पिल्स प्रिवेंट्स करता है ओव्यूलेशन को। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा तो अगर सपोज स्पर्म गया भी तो ओवम है नहीं, तो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा नहीं, तो कॉन्ट्रासेप्शन होगा कि नहीं होगा? यानी अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी होगी नहीं, तो कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। पिल्स प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन मेनली। ठीक है, पिल्स प्रिवेंट्स करती है इम्प्लांटेशन को भी, पिल्स प्रिवेंट्स करती है इम्प्लांटेशन को भी, लेकिन सबसे मेनली ओव्यूलेशन। ठीक है, तीसरा फंक्शन होता है ऑल्टर्स दी क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ये जो म्यूकस जो होती है सर्विक्स के अंदर फीमेल के, उसकी
थिकनिंग को बढ़ा देता है। तो जो स्पर्म की एंट्री होगी ना, अब एडिशनल ऑल्टर्स द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। अब जैसे देखिए ठीक है, हमको इसको आराम से समझते हैं। यहाँ पे सर्विक्स, ये सर्विक्स है और सर्विक्स के अंदर होती है म्यूकस। तो म्यूकस होती है ना, अब नॉर्मल जो म्यूकस होती है, तो अब ये इसकी म्यूकस की थिकनिंग को बढ़ा देता है। पिल्स इसकी थिकनिंग को बढ़ा दिया। तो थिकनिंग को जब बढ़ा दिया तो अब सपोज़ मान लीजिए कोई स्पर्म यहाँ से स्पर्म एंट्री कर रही है। तो अब जो स्पर्म एंट्री कर रही है, तो क्या जितना स्पर्म एंट्री करना चाहिए था वो इतना इजीली स्पर्म एंटर करेगा? नहीं करेगा। और जब कम स्पर्म एंटर करेगा तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होंगी वो कम होगी, नहीं होगी, क्योंकि इधर से क्या आनी थी? ओवम आनी थी। तो चांसेस ऑफ स्पर्म की फर्टिलाइजेशन विद ओवम कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर पॉइंट था। लेकिन प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, अगर फीमेल में सपोज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फीमेल में यहाँ पे ओवरी है, ओवरी फीमेल में ओवरी है, यहाँ पे ये ओवरी है। तो पिल्स ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर ओवुलेशन ही नहीं हो पाएगा, यहाँ से एग रिलीज नहीं हो पाएगा, एग रिलीज ही नहीं होगा तो एग यहाँ नहीं जा पाएगा, और एग यहाँ नहीं गया है, नो एग। तो अगर स्पर्म यहाँ से एंट्री मार के आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? स्पर्म यहाँ से आ भी गया, स्पर्म आ भी गया तो यहाँ पे ओवम है नहीं, एग है नहीं। तो एग नहीं है तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ करेगा? नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। नो फर्टिलाइजेशन तो नो प्रेगनेंसी, और नो प्रेगनेंसी मीन्स यानी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है? कॉन्सेप्शन नहीं हो पा रहा है, और कॉन्सेप्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? कि कॉन्ट्रासेप्शन हो जा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन हो रहा है। तो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मीजर्स पिल्स भी होती है। और पिल्स इम्प्लांटेशन, सपोज़ कभी कभी मान लीजिए कि कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, कभी कभी कॉन्ट्रासेप्शन हो गया यानी ओवुलेशन प्रिवेंट नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? अब ओवुलेशन प्रिवेंट नहीं हो पाया तो ये एग जो होगी फर्टिलाइजेशन के बाद, सपोज यहाँ पे एग थी और ये थी स्पर्म, ये स्पर्म, दोनों के बीच हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब ये बना दिया जाइगोट, और जाइगोट यहाँ आकर के यूट्राइन एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करेगा ब्लास्टोला स्टेज में, ये इम्प्लांटेशन करता है। लेकिन जो पिल्स है वो यूट्रस की वॉल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, और यूट्रस की वॉल अगर प्रिपेयर नहीं है प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन के लिए तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। यानी पिल्स का एक काम होता है कि एक सर्विक्स की जो म्यूकस होती है, उस सर्वाइकल म्यूकस ऑफ सर्विक्स उसको थिकन कर देता है। ठीक है, ये तीसरा फंक्शन था। तो अब हम इसको पॉइंट के फॉर्म में, तो ये पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा, और ये तीसरा पॉइंट है सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करा देता है। तो ये पिल्स का फंक्शन था। ठीक है, और इस तरह से पिल्स प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को भी, लेकिन मेनली ओव्यूलेशन को। अब पिल्स की बात करें तो पिल्स जनरली टेकन फ्रॉम डे 1 to 21। पिल्स जो होती है, पिल्स को लेते कैसे हैं? तो टेकन अप टू 21 days। Pills taken to 21 days and gap of 7 days, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर देखा जाए तो कितना दिन का होता है? 28 डेज़ का होता है। उसमें से 21 डेज़ आपको पिल्स लेना होता है और 7 डेज़ नहीं लेना होता है। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग एक पिल्स की, तो एक स्पेशल पिल्स की बात करते हैं, सहेली की बात करें तो
ये सहेली बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सहेली। सहेली की बात करें तो CDRI लखनऊ के द्वारा डिस्कवर किया गया था, CDRI लखनऊ, ठीक है। ये नॉन स्टेरॉयडल है। वंस अ वीक पिल, यानी हफ्ता में एक बार लेते हैं इस पिल्स को। जनरली जो पिल्स होती है ना, वंस अ वीक पिल 21 डेज तक लेते हैं। और ये लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, ठीक है। तो ये सहेली के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग आते हैं पिल्स को ख़त्म करने के बाद IUD के ऊपर, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUD, सॉरी। फुल फॉर्म की बात हम लोग पहले वीडियो में कर चुके थे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। फिर से देख लेते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब IUD के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो IUD कई टाइप्स की होती है, जैसे कि एक है नॉन मेडिकेटेड IUD, नॉन मेडिकेटेड, और इसका एग्जांपल है लिपेज लूप। एकदम एज इट इज़ याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेडिकेटेड, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में दे देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग IUDs की। कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD काम कैसे करता है? तो ये कॉपर रिलीजिंग IUD सप्रेस करता है स्पर्म की मोर्टेलिटी को, सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी। अभी इसको हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं कॉपर डिजाइन को। कॉपर टी, कॉपर 225, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, 375, ये कॉपर रिलीजिंग IUD है। अब देखते हैं कैसे। ये आपकी ये IUD जो होती है ना, इंसर्ट की जाती है फीमेल के यूट्रस के अंदर। IUD ये टी शेप्ड होती है, कॉपर टी, जनरली कॉपर टी है ये, ठीक है। ये IUD है आपकी फीमेल में। और ये इसको इंसर्ट कैसे करते हैं? तो थ्रू वजाइना, ठीक है, वजाइना और सर्विक्स के थ्रू इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब इसको इंसर्ट करने के लिए इंसर्टेड into female uterus through vagina and cervix। अब इसके लिए जो है ना रिक्वायर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसको हम लोग अपने आप से नहीं लगा पाते, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे कंडोम वगैरह को खुद से लगा सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। इसको इट डजेंट गिव प्राइवेसी, प्राइवेसी भी प्रोवाइड नहीं करती है, डजेंट प्रोवाइड्स प्राइवेसी टू द यूज़र। लेकिन फिर भी पता नहीं एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन द फीमेल्स आर IUDs, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन फीमेल्स आर IUDs। IUD को ही आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना गया है। लेकिन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए क्या क्या रीज़न थी उसकी कहीं ना कहीं अपोज हो रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी IUD को ही आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स माना गया, तो आपको भी मान के चलना है। अब ये कॉपर टी की बात करें तो जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ से स्पर्म एंटर करी,
स्पर्म एंटर करी, तो स्पर्म जैसे एंटर करते हैं ये कॉपर रिलीजिंग आयोडी, एक तो स्पर्म जब जा रही है तो इसकी मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, इसकी स्पर्म की मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर देगा। तो अब यहाँ तक स्पर्म जो है ना पहुँचने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और यहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँच पाएगी। तो जो मान लीजिए एम्पुलरी स्टमक जंक्शंस में जो आपके पास सेकेंडरी ओसाइट थी ये तो आई, लेकिन स्पर्म नहीं आई, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, नो फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन कर लिए। दूसरा क्या करता है कि ये आईयूडी स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, यानी स्पर्म को फेगोसाइटोस कर लेता है, स्पर्म को खाना स्टार्ट कर देता है, स्पर्म की एटिंग स्टार्ट कर देता है। ये आईयूडी कुछ फैक्टर रिलीज करता है जिसकी वजह से स्पर्म इधर ही फेगोसाइट मतलब कि ख़त्म होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आईयूडी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी से का यूज़ करते हैं। अब एक आती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, थर्ड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। और यहाँ पे आईयूडी भी ख़त्म होती है। अब अपने पास आती है स्टेरिलाइजेशन मेथड। स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड, ये लास्ट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। हम लोग बहुत डिटेल में देख रहे हैं, हर चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग पेशेंस बनाए रखें, आराम से देखते रहिए। अब सर्जिकल मेथड दो तरह की होती है, एक मेल के लिए भी होती है, फीमेल के लिए भी होती है। मेल के लिए भी होती है और फीमेल के लिए भी है सर्जिकल मेथड। मेल के लिए जो होती है, मेल में वासिक्टोमी एंड यहाँ फीमेल में ट्यूबिक्टोमी। अब हम लोग मतलब समझते हैं, सब चीज़ को समझते चलेंगे, ऐसे रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। वैस रिलेटेड टू द वैस डिफरेंस। टोमी होता है सर्जिकल रिमूवल, किसी भी चीज़ का सर्जिकल रिमूवल को बोलते हैं टोमी, यानी यहाँ पे कटिंग करते हैं किस चीज़ की, वैस डिफरेंस इज कट, यानी यहाँ पे वैस डिफरेंस इज कट, वैस डिफरेंस को कट करते हैं, ठीक है। फीमेल में ट्यूबिक्टोमी, ट्यूब यानी रिलेटेड है फैलोपियन ट्यूब से, और टोमी यानी कटिंग करते हैं, ठीक है, कट, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं। और कट करने का जिसको लाइगेट कर देते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं ट्यूबिक्टोमी ही देख लेते हैं सपोज, ये ओवरी थी, ओवरी ये है आपके पास फैलोपियन ट्यूब। अब सपोज क्या करते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट किए और इसको अलग से लाइगेट कर दिए, यहाँ से इसको कट किए और लाइगेट कर दिए। अब ये कट करके इसको अलग से बांध चुके हैं, लाइगेट कर चुके हैं, तो अब ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है। अब सपोज यहाँ से एग रिलीज हुई, एग यहाँ से रिलीज हुई, एग यहाँ से एग गई, यहाँ गई, लेकिन यहाँ से आगे एग नहीं गई, यहाँ पे कोई एग नहीं पहुँची है, और एग नहीं पहुँची है। अगर इधर से स्पर्म आ भी रहा है, स्पर्म तो आ चुका है, लेकिन क्या फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, तो नो फर्टिलाइजेशन। सेम उस तरफ भी यही कंडीशन होनी है, और नो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रासेप्शन हुआ कि नहीं हुआ, और कॉन्ट्रासेप्शन तो इस तरह से हो गई। अब यहाँ मेल में क्या करते हैं, मेल में वैस डिफरेंस को कट करते हैं। ये है मेल की टेस्टिस,
इसको कट करते हैं और इसको लाइगेट कर देते हैं, तो ये रास्ता ब्लॉक हुआ और ये वैज डिफरेंस थी। और यहाँ से अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो रही थी, सपोज यहाँ से स्पर्म निकल के जा रही थी, स्पर्म यहाँ से आई, यहाँ स्पर्म आई, लेकिन यहाँ तक स्पर्म आई, लेकिन क्या यहाँ से आगे स्पर्म जा पाएगी? यहाँ पे नो स्पर्म, और स्पर्म नहीं जा पाएगी, तो स्पर्म ही जब रिलीज़ नहीं होगी, तो स्पर्म जब रिलीज़ नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा? अगर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज भी हो गया तो इस तरह से हम लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड करते हैं। स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन को हम लोग लास्ट मेथड के रूप में रखते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है ना, वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी, यानी इसको तभी करते हैं हम लोग जब हम लोग को चाहिए कि हाँ अब हमें चाइल्ड नहीं चाहिए, बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। एक बार अगर इसको कर दिया तो रिवर्सिबिलिटी काफ़ी कम होती है, लेकिन रेट ऑफ सक्सेस काफ़ी हाई होता है। ये रेट ऑफ सक्सेस हाई होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे और उसमें जो भी बची हुई इस चैप्टर की, जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज और अदर चीज़ें, उन सारे चीज़ों को हम लोग कवर करके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू अभी के लिए।